हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में हैं और 20 फरवरी को भैया सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 18 फरवरी को हिंदी का पेपर है और फिर 19 तारीख को एक दिन का गैप है और फिर आपको 20 तारीख को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जाना है, ठीक है। लेकिन आज आपने अगर ये वीडियो केवल 1 घंटे का क्लास देख लिया ना, तो 20 फरवरी के पेपर में आप 95% मार्क्स लाओगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को 20 फरवरी के सारे क्वेश्चंस आज ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और आज ही कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस है बोर्ड पेपर में गारंटी है भैया छपेगा 110%, ठीक है। बस बहुत ध्यान से देखना, जितना बता रहे उतना तैयार करके जाना। 20 फरवरी को आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर 2026 बोर्ड का, और सामाजिक विज्ञान में आप लोग 70 में 70 नंबर करके आओगे। पूरा सामाजिक विज्ञान, पूरा आपका सामाजिक विज्ञान एक वीडियो में खत्म करा देंगे, ठीक है। इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें मैं आपको सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 नंबर आपका ये पक्का हो जाएगा। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ज्यादा वायरल, आपका 16 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न इसी वीडियो में बताएंगे, एक ही वीडियो में। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 24 नंबर का ये आपका पक्का हो जाएगा। फिर मानचित्र वाले जितने भी प्रश्न विथ ट्रिक के साथ, ये भी आपका 10 नंबर पक्का कराऊंगा। साथ में मैं आपको बोर्ड वाला पेपर, एक वायरल पेपर भी दूंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत वायरल है, 20 फरवरी पेपर के लिए, वो भी देंगे। और साथ में पास होने का ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। मतलब एक ही वीडियो में आपका पूरा सामाजिक विज्ञान का धुआं उड़ा देंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, 20 फरवरी को पेपर, तो 70 में 70 नंबर आप लोग करके आओगे और एक वीडियो में आपका पूरा सामाजिक विज्ञान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को सबसे पहले आपको लाइक करना है। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है मेरे प्यारे स्टूडेंट 2000 लाइक का। जल्दी से आप लोग 2000 लाइक तक करो। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जैसे ही 2000 लाइक हो जाएगा, आप लोगों के लिए जो क्लास 10 का कोर्स था जिसकी फीस 299 था, वो मैं आप लोगों को 299 है भी, वो मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री दे दूंगा, बिल्कुल फ्री। क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, मैं आपको बिल्कुल फ्री दे दूंगा। बस आपको करना क्या है, जल्दी से 2000 लाइक करो। जैसे ही 2000 लाइक हो जाए आप कमेंट करना सब 2000 लाइक हो गया, कोर्स फ्री कर दूं, मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री कर दूंगा। जल्दी से आप 2000 लाइक करो, ठीक है। और हम लोग शुरू करते हैं जो हमारा सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो चलो हम लोग देखते हैं। बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2026 बोर्ड में भैया सामाजिक विज्ञान में 100% आएगा, वो बताएंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद आपके भैया बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी बताएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो भी बताएंगे। साथ में मैं आप लोगों को जितने भी मानचित्र वाले प्रश्न है वो भी कराएंगे, मानचित्र वाले प्रश्न, ठीक है। पूरा हम लोग आज सामाजिक विज्ञान खत्म कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को बहुत कम टाइम में हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, लघु हैं, दीर्घ हैं, सारा कुछ पढ़ेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी करना और इस वीडियो को आप लोग लाइक करके भैया कम से कम 1000 लाइक तक पहुंचाओ, कम से कम 1000 लाइक। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। हम लोग शुरुआत करेंगे जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जो भैया बोर्ड एग्जाम में जो आपका 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर है 100% आएगा। तो हम लोग शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। तो चलो शुरू करते हैं। जो हमारा क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। और ये ऐसे एमसीक्यू है ना जो आपके 2026 पेपर में बिल्कुल 100% आएगा, एकदम 100% छपेगा। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, अभी और भी आगे कराऊंगा, लघु दीर्घ सब कराएंगे। तो आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से देखना और जितना क्वेश्चन बताएंगे, एक छोटी सी, ज्यादा नहीं कह रहे हैं, 5-10 रुपए वाली कॉपी लाओ, 10-15 रुपए वाली, और उसमें आप लिख लेना, ठीक है। या फिर पीडीएफ अभी दे देंगे लास्ट में, ठीक है। और जितने स्टूडेंट अभी भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत करना शुरू कर दो, ठीक है। पहला प्रश्न फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, ठीक है। या फिर यही क्वेश्चन पूछ सकता है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, ठीक है। 2022 में ये पूछा गया है और ऐसे टाइप के 2023, 24, 25 मतलब हर साल आया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का है 1788 में, 1789 में, 1790 में, 1787 में। जल्दी बताओ, बिल्कुल वायरल है, पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है और वही बताएंगे जो बिल्कुल वायरल है, ठीक है। तो 1789
1889 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। बिल्कुल वायरल है भैया, 1000% आपके पेपर में छपेगा। आज ही लिख लो कि ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखो, आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा, आपको टॉपर बनना ही पड़ेगा। अभी भी बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा टाइम है, पढ़ाई कर लो। अभी आप यहां देख सकते हो 12:11 हो रही हैं। ठीक है, और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है, केवल चाय पिए हैं और आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। और अभी मुझे ये क्लास लेते लेते और साथ में एडिटिंग करते करते 3 बज जाएंगी और मैंने कुछ भी नहीं खाया है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को हमें पढ़ाना है, 90% आप लोगों को दिलाना है। ठीक है, टॉपर बनाना है, तो हम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप हमें लाइक सब्सक्राइब करो, हम ये कहते हैं कि अगर आपको सक्सेस होना है, टॉपर बनना है, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। जो ये आपका सुख शांति खाना पीना सब त्यागना पड़ेगा अपने पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो प्लीज आप लोग पढ़ाई करो। आपके मम्मी पापा भी आपसे ये इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा एक दिन टॉपर बनेगा। ठीक है, देखो जितना क्वेश्चन करा रहे हैं वो बिल्कुल तैयार कर लेना। निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन या यंग यूरोप बनाया? बताओ। ये 4 ऑप्शंस में से किसने बनाया था? 2023, 24, 25। ये एक सेट का बता रहा हूं, ऐसे बहुत 8 सेट होते हैं, बहुत बार आया हुआ है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो आप ऑप्शंस है का वाला गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर या मैथ्सनी या मैंजिनी। जल्दी बताओ किसने भैया ये आपका गुप्त संगठन या यंग इटली का जो बनाया था संगठन? तो वो मैंजिनी ने बनाया था या मैथ्सनी ने। बिल्कुल वायरल है, आज ही बता रहे हैं, सामाजिक विज्ञान के पेपर में एकदम 100% छपेगा। ये जितना भी मैं आपको करा रहा हूं यूपी बोर्ड में। ठीक है, यूपी बोर्ड में बिल्कुल आएगा। ठीक है, और हर बोर्ड के देख सकते हैं, बिल्कुल वायरल है। तीसरा, निम्न में से यह कथन किसका था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी या जुकाम हो जाता है? 22, 23, 24, 25 बहुत बार आया हुआ है। वो क्वेश्चन बता रहे हैं भैया सामाजिक विज्ञान का जो हर साल आता है, हर साल आता है। ठीक है, अब देखो मेहनत आप लोग कर लो, क्योंकि हम आपको 95 सामाजिक विज्ञान में दिलाएंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ के पेपर दे चुके हैं और आपको दिखा दूंगा सामाजिक विज्ञान में 96, 97, 98, 95 ऐसे नंबर लाए हैं। ठीक है, मैं वही कराता हूं जो बिल्कुल 100% आता है। तो ये चीज है मैटरनिक, काबूर, बिस्मार्क या मैंजिनी ने। किसने कहा था? तो भैया अगर बात की जाए जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी व जुकाम हो जाता है, तो वो मैटरनिक ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं बिल्कुल तैयार कर लेना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये आज मैं यहां लिख देता हूं कि पेपर में 1000% छपेगा, क्योंकि ऐसा कोई साल नहीं कि ये ना आया हो। 2021, 22, 23, 24, 25, फिर 2025, मतलब भाई हर पेपर में हर कोड में आया हुआ है। ठीक है भाई, यूपी बोर्ड के हर बच्चे के लिए ये बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितना करा रहे हैं आज ही तैयार कर लो, नोट कर लो, रट लो। ठीक है, कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसका था या किसकी थी? ठीक है, या फिर यही क्वेश्चन पूछ सकता है जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? देखो हमने आपके सुविधा के लिए, आपकी जानकारी के लिए और भी टाइप के क्वेश्चन लिख रखा है। जैसे अगर ऐसे पूछा जाए किसकी भूमिका थी, या फिर आपसे ऐसे पूछ ले कि भैया जर्मनी का एकीकरण का जनक कौन था, तो मैंने ये भी लिख रखा है कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, 2 रात बैठ के इसको मैंने ढूंढा है, फिर लिखा है, फिर बहुत ज्यादा मेहनत किया। तो प्लीज आप लोग लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन 2 गुना यानी कि 2x हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इतना कर सकते हो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम तक ऑटो वन बिस्मार्क था। ठीक है, काइजर विलियम प्रथम नहीं था, हिटलर भी नहीं था और मैथ्सनी भी नहीं था। ठीक है, तो वो जो था वो था ऑटो वन बिस्मार्क, जर्मनी के एकीकरण का जनक। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको एकदम समझ में आ गया। अब देखो यही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। देखो यही क्वेश्चन घुमा दिया। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन घुमा दिया। 2022, 23, 24, 25 कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर जर्मनी के एकीकरण का जनक जो था वो ऑटो वन बिस्मार्क था, तो जर्मनी से ही तो इनका संबंध होगा, इटली से थोड़ी होगा। ठीक है, तो इनका संबंध किससे था? इटली से नहीं था, जर्मनी से था। ठीक है, ना फ्रांस से ना ब्रिटेन से। ये तो ये खा वाला सही है। देखो क्वेश्चन अगर घुमा के भी पूछे ना, तो आप ये चीज ध्यान रखो कि आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपको पूरा करके आना है। ठीक है, पूरा। ओके, तो एक एक क्वेश्चन को ऐसे समझो कि लगे आप पेपर में
ठीक है, आप पेपर दे रहे हो बोर्ड का, तब ये चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ओके, एक एक क्वेश्चन को ऐसे समझो कि आप बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हो। अब देखो एक क्वेश्चन और आया बहुत वायरल, ठीक है, इसमें कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है तथा दूसरा कारण आर है, ठीक है, दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन करो, ठीक है। अब देखो इसमें जो अभिकथन ए है ये है और कारण आर भी दे रखा है। तो अभिकथन क्या कह रहा है कि वियना संधि का पर 1815 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो बिल्कुल सही है भैया, वियना संधि में 1815 पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य था नेपोलियाई जो युद्धों के दौरान यूरोप में आए बदलावों को खत्म करना। बिल्कुल सही है भाई, तो ये हमारा ए वाला सही है, ए और आर दोनों सही है तथा ये सही व्याख्या भी दे रहा है। बिल्कुल सही, सही व्याख्या भी दे रहा है और अभिकथन और कारण दोनों सही भी है, ठीक है। और ये हमारा गलत है और सारा हमारा गलत है। देखो अभिकथन और कारण वाले कम से कम दो प्रश्न आएंगे जो बता रहे हैं, बिल्कुल तैयार कर लो, ठीक है, बिल्कुल तैयार कर लो। 6 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 7वां क्वेश्चन की ओर अब हम लोग आते हैं। 7वां क्वेश्चन देखो, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद में प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। 1789 की बात हो रही है, 2024-25 में आया हुआ है। अगर 1789 की बात हो रही है तो वो तो आपको पता ही है कि हुआ था क्या, फ्रांस की क्रांति। क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति भैया, ये तो सभी को पता है ना। तो क्या परिणाम निकला था, सभी को पता चल गया होगा भैया, सभी को पता चल गया होगा क्या परिणाम हुआ था। तो वो हुआ था फ्रांस की क्रांति, ठीक है, यानी कि हमारा जो हुआ था वो हुआ था फ्रांस की क्रांति, ठीक है, ध्यान रखना फ्रांस की क्रांति, अर्थात ए वाला ऑप्शन जो है वो यानी कि का वाला ऑप्शन सही है। नेपोलियन का उदय नहीं हुआ था, जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था, निरंकुशता का राजतंत्र भी नहीं हुआ था। तो ये हमारा का वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल तैयार कर लो। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल वायरल है भैया, 2022, 23, 24, 25 मतलब बिल्कुल वायरल प्रश्न है। जितना करा रहे हैं पूरी बुक में से सारा क्वेश्चन कराएंगे। बुक में जितने भी प्रश्न है वो सारा मैं आपको करा दूंगा, मतलब एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें सामाजिक विज्ञान में 95% लाना है। देखो हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक हैं, हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर का सरदार पटेल या बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस, जल्दी बताओ कौन है भैया हिंद स्वराज्य पुस्तक के संस्थापक। तो वो थे महात्मा गांधी जी, गा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही। और ये जो भी करा रहा हूं बिल्कुल 100% पेपर में छपेगा, तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया। बिल्कुल वायरल है भैया, जितना वायरल है उतना ही कराएंगे। या फिर वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, एक तो बंकिम चंद्र चटर्जी ही हैं, ठीक है, और अविनाश टैगोर नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है, ठीक है, महात्मा गांधी जी नहीं है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है, बिल्कुल वायरल है ये क्वेश्चन भैया, बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वायरल है, ठीक है, बिल्कुल वायरल है। आगे आ जाओ, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया गया। बहुत वायरल है, भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है बताओ। राष्ट्रपिता भैया, राष्ट्रपिता जो है वो किसे कहा जाता है, सभी को पता है महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। देखो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, तो राष्ट्रपिता भैया महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं, और हमारा गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं, ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल वायरल है। आपको ये वाला बिल्कुल तैयार कर लेना, का वाला ऑप्शन सही है। आगे आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन 11 नंबर। अब 20 पे डायरेक्ट इसको ऑप्शन। तो अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है भैया, बिल्कुल वायरल है, 2022-23 बिल्कुल वायरल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई। बताओ कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। का ऑप्शन है 1885 या 1904 या 1857 या फिर 1855, जल्दी बताओ कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि अब आपका भैया पूरा क्वेश्चन देखना है। 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है ये सारे क्वेश्चन भैया। 12 नंबर आ जाओ, ठीक है, यहां लिखा हुआ है
आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे भैया? एक आपका आनंद मठ उपन्यास है, ठीक है, आनंद मठ। अब आप कहोगे सर जी आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ किसका है? तो वो आप ध्यान रखना जो वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, ठीक है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, शरद चटर्जी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। 12 क्वेश्चन आपका 12 में 12 नंबर पक्का कराएगा, ठीक है, बिल्कुल तैयार करते चलो। देखो मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। अब आप लोगों का काम है कि आप कितना मेहनत करते हो। आपके पास दिन में भैया दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 घंटे होते हैं। और अब आपको सेल्फ स्टडी करना है। स्कूल कोचिंग अब आप बंद कर दो, आपका प्रैक्टिकल वगैरह हो ही गया होगा, बंद कर दो। अब आपको केवल और केवल 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे स्टडी करने, एक महीना आप कर लो अच्छे से बस, ठीक है। 12 घंटे स्टडी करने के बाद आप ये कहोगे सर हम केवल 10 दिन करके देख लो, फिर आप कहोगे सर बोर्ड एग्जाम बिल्कुल फाड़ देंगे, उड़ा देंगे, ठीक है। बस आप पढ़ाई तो करो, मेहनत करो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मेहनत करना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना मेहनत के यहां जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप कोशिश करना ना छोड़ो, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया? इन चारों में से कौन सा आंदोलन है जो महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया, वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन नहीं, सबरिया विज्ञान नहीं, चंपारण नहीं, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। 13 नंबर हमारा जो है वो खिलाफत आंदोलन जो है वो सही है, ठीक है, यानी कि घा वाला ऑप्शन। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा ना एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखो भैया, 1920 में कांग्रेस ने किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकृत मिला? ठीक है, किस, आपको बताना है किस अधिवेशन में। 4 अधिवेशन है, अब किस अधिवेशन में भैया मिला था? बिल्कुल वायरल है, आप लोग जल्दी से बताओ। कराची अधिवेशन नहीं, मद्रास अधिवेशन नहीं, दिल्ली अधिवेशन नहीं, नागपुर अधिवेशन से मिला था। नागपुर अधिवेशन, ठीक है, ध्यान रखना, नागपुर अधिवेशन से मिला था भैया, नागपुर वाले अधिवेशन से, ठीक है। जितना करा रहे हैं भैया, ये जितना ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं ये बिल्कुल आपका बहुविकल्पीय प्रश्न यूपी बोर्ड क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस तैयार कर लो। आगे आ जाओ, महामंडी का प्रारंभ कब हुआ? देखो महामंडी बहुत वायरल टॉपिक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है महामंडी वाला, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, लघु में भी आता है और दीर्घ में भी आता है। तो एक छोटा सा मैं आपको समझा देता हूं, एक छोटा सा पार्ट महामंडी के बारे में, कि आप बहुविकल्पीय भी कर लो, ठीक है, अतिलघ उत्तरीय भी कर लो और दीर्घ उत्तरीय भी कर लो। सबसे पहले एक बात याद रखना, 1929 में महामंडी की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1929 में, ठीक है। अब देखो महामंडी 1929 में शुरू हुआ, पहला चीज तैयार कर लो। अब महामंडी का मतलब है कि यहां बहुत सारे अनाज वगैरह सब कुछ इकट्ठा हो गए थे, ठीक है। इकट्ठा होने के कारण जो अनाज वगैरह का कीमत जो है वो 50% गिर गया। क्या गिर गया? कीमत, ठीक है, 50% कीमत गिर गया। जो चीज 200 में था वो 100 रुपए में हो गया, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं था, ठीक है। अब ये सब जब अनाज की कीमत गिर गई तो किसान जो है, किसान और ज्यादा अनाज बो रहे थे ताकि हमें और फायदा मिले, क्योंकि भाई और ज्यादा अनाज बोएंगे तो और फायदा मिलेगा। तो फिर और ज्यादा अनाज बोए तो और बड़ी मंडी लग गई और यहां जो अनाज वगैरह पड़े पड़े सड़ने लगे, ठीक है। तो इसी को आप अपनी भाषा में एक महामंडी का लघु और दीर्घ भी बना के 2-3 पेज लिख सकते हो, ठीक है। बस बहुत वायरल है। अब देखो 1919 में नहीं हुआ था, 1934 में, 1929 में हुआ था महामंडी का प्रारंभ, ठीक है। 15 क्वेश्चन समझ में आ गया। 16 नंबर, ब्रिटेन में कानून ला कानून समाप्त करने का क्या कारण था? 2023, 24, 25 में आया हुआ है। जनसंख्या में वृद्धि नहीं भैया, कृषि उत्पादों में अधिकता नहीं, कारण आयात नियंत्रण नहीं, उद्योग एवं शहरी लोगों का विरोध, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध, यानी कि घा वाला ऑप्शन हमारा सही है 16 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। बहुत वायरल क्वेश्चन करा रहे मेरे प्यारे लाडलू, बहुत वायरल, जो एकदम 100% जो आपके पेपर में सामाजिक विज्ञान वाले पेपर में आएगा। आप कम टाइम, मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं कि कम टाइम आपके पास बचा हुआ है, कम टाइम में वो चीज पढ़ो कि ज्यादा मार्क्स मिले, ठीक है, ज्यादा मार्क्स मिले, ठीक है। अब आप ये ना करो कि सब पढ़ने बैठ जाओ, नहीं, जो जो बता रहे हैं वही पढ़ो, ठीक है। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? 2020, 22, 25 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन सभी को पता होगा कहां स्थित है। वाशिंगटन नहीं, जिनेवा नहीं, न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में स्थित है भैया। 17 नंबर क्वेश्चन का गा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। समझ में आ रहा ना? बस आप जाना है बोर्ड एग्जाम में, आपको प्यारी प्यारी OMR सीट दी जाएगी और वहां आप लोग छाप देना, ठीक है। और बहुत ज्यादा वायरल वही बताएंगे। देखो ये फिर से आ गया एक कथन और कारण वाला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ये अभिकथन ए और कारण आर, दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन करो, ठीक है। अब देखो आपका अभिकथन ए है
और कारण आर है, ठीक है। लिखा हुआ अफ्रीका में रिडर पेस्ट नामक बीमारी से सबसे पहले 1880 के दशक में आखिरी सालों में दिखाई दी, बिल्कुल सही है। और रिडर पेस्ट ने अपने रास्तों में आने वाले 90% मवेशियों को मौत के घाट सुला दिया। भैया मवेशियों को मौत के घाट सुलाया था, जल्दी बताओ किसको सुलाया था? नहीं, मवेशियों को नहीं। तो ऑप्शन ए और ये दोनों सही है, तथा सही व्याख्या नहीं कर रहा। ऑप्शन ये दोनों सही है लेकिन ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है, मतलब व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ये खा वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। ये हमारा 18 क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला। अगला आ जाओ 19 नंबर। भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना कहां हुआ 2025 में? देखो, कानपुर में, मुंबई में, जमशेदपुर या आपका अहमदाबाद, 4 स्थान है। अब पहला जो है लौह इस्पात यानी कि फर्स्ट लौह इस्पात, पहला लौह इस्पात जो है वो जमशेदपुर में हुआ था। जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर में हुआ था ये, जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर में हुआ था, बिल्कुल सही है। आगे आ जाओ भैया 20 नंबर क्वेश्चन। गुलामगिरी का लेखक कौन था? 2020-24 में आया हुआ है। गुलामगिरी का लेखक कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं, ज्योतिबा फूले हैं। कौन है? ज्योतिबा फूले। कैलाश वामनी देवी नहीं, रामा नायकर भी नहीं, ज्योतिबा फूले जी हैं, ठीक है। तो यहां से आपका भैया 20 में 20 ऑब्जेक्टिव मैंने आपका कंप्लीट करा दिया। 20 में 20 बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू जो आपके पेपर में बिल्कुल आएगा, पेपर में 100% आएगा, ठीक है। अभी हम लोग बहुत सारे देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और एक एक क्वेश्चन को समझ कर जाओ, क्योंकि हमें जब तक तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, सारा क्वेश्चन करके आना। अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। अब हमारा 21 नंबर क्वेश्चन आता है भैया, बहुत ज्यादा वायरल। जल्दी से बताओ कि 21 नंबर है कि केसरी नामक पत्रिका के संपादन पर को 1908 में कैद कर लिया गया था। बताओ, बिल्कुल वायरल है, बिल्कुल वायरल है। बताओ, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, महात्मा गांधी नहीं, बाल गंगाधर तिलक को, किसको? बाल गंगाधर तिलक जी को भैया कैद किया गया था। किसको कैद किया गया था? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। जो क्वेश्चन करा रहे भैया एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान का, वो बिल्कुल वायरल है। देखो, आप लोगों के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, और जितना करा रहे वो वायरल पेपर में 100% आएगा, ठीक है। और सभी स्टूडेंट बिल्कुल तैयार हो जाओ, एक एक क्वेश्चन को समझ लो, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमें करके आना है। 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य या प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? 2022, 23, 24, 25 बहुत बड़ा हुआ है। तो पंजाब में नहीं, हरियाणा में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में किया जाता है। इसको खंड कर लेना, उत्तराखंड में। कहां किया जाता है? उत्तराखंड में। यहां मैं लिख देता हूं उत्तराखंड में, ठीक है। बस ये हमारा हो गया बिल्कुल सही, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे हम लोग देखते हैं लेटराइट मिट्टी मृदा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? किस राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है? मिट्टी बहुत होता है, मैंने आपको बताया था ना, मिट्टी बहुत सारे होते हैं। जैसे आपका जलोढ़ मृदा है, ठीक है, लेटराइट मृदा है, वन मृदा है, मरुस्थलीय मृदा, ऐसे बहुत सारी मिट्टियां होती हैं, ठीक है। सारे को पढ़ना पड़ेगा। तो राजस्थान नहीं, महाराष्ट्र में किया जाता है। कहां? महाराष्ट्र में भैया लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कहां पाया जाता है? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो आगे आ जाओ भैया। अगला, अब ये चीज समझो कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? बहुत वायरल है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन बताना है, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में, रियो डी जेनेरियो में, या पेरिस में, या नई दिल्ली में? कहां आयोजित किया गया था प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन? देखो, इसमें हमारा सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है? न्यूयॉर्क तो सुना है, पेरिस भी सुना है, दिल्ली भी सुना है, लेकिन रियो डी जेनेरियो नहीं सुना है। तो लो भैया, सबसे अलग ऑप्शन आपका यही सही है। मैंने ट्रिक बता रखा है बहुत सारा, ठीक है। ये हो गया मेरे 24 क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन मेरा फिर से आ गया है कथन व कारण वाले। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर, ठीक है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, सही विकल्प का चयन करो। देखो, यहां आपका अभिकथन ए है कि मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य संसाधन है। बिल्कुल सही है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। कारण है या पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। मिट्टी बहुत ज्यादा उपयोगी है, ठीक है। तो इसलिए हमारा कथन का ही सही होगा। ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए जो है सही स्पष्टीकरण दे रहा है, ठीक है। उसमें गलत कोई सा भी नहीं है। जहां गलत शब्द आया है, यहां गलत आया, गलत, इनको हटा दो, ए वाला सही है। 25 नंबर क्वेश्चन के बाद अब हमारा आता है 26 नंबर क्वेश्चन। हमारा आता है 26 नंबर क्वेश्चन भैया। चिपको आंदोलन संबंधित है, 2020 में आया हुआ था, ठीक है। ये बहुत वायरल है। देखो, चिपको आंदोलन का मतलब है कि भैया जो पेड़ पौधे हैं, देखिए ये हमारा पेड़ है, ठीक है, पेड़ वगैरह है, ठीक है, पेड़ वगैरह मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है।
ये पेड़ हो गया। अब क्या हुआ कि चिपको आंदोलन में बहुत सारे पेड़ जो थे उनको कटने का आदेश दे दिया गया था। अब जब कटने का आदेश दे दिया गया तो लोग इससे चिपक गए कि पेड़ों को मत काटो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये ऑक्सीजन देते हैं, प्रदूषण को कम करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो है ये वन से संबंधित है ना, पेड़ पौधे क्या है, वन से है, यानी कि वन संरक्षण, तो वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। तो मृदा से नहीं है, वन संरक्षण से संबंधित है, जल से भी नहीं है, वायु से भी नहीं है, यानी कि हमारा खा वाला ऑप्शन सही है, वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, समझ में आ गया? आप तो नहीं बोलोगे ना जिंदगी भर। ठीक है, देखो 27 नंबर क्वेश्चन है, टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना कब आरंभ किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट भैया, टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो 1973 में, 1971 में, 1985 में, 1911 में, तो 1973 में आयोजित किया गया था। किसके? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आयोजित किया गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 28 नंबर, बहुउद्देशीय परियोजना के चलते आधुनिक भारत का मंदिर कहा। बहुउद्देशीय जो परियोजना है इन चारों में से किसने भैया आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? मंदिर कहा था, बताओ। महात्मा गांधी जी ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे आ जाओ भैया। अब अगला हमारा 29 नंबर है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलियां किसमें लगती हैं? आप लोगों ने दाल की खेती देखा है, दाल की ऐसे फलियां लगती हैं, ऐसे खेतों में बिछाया हुआ रहता है। ठीक है, तो दाल की खेती अगर आप लोगों को देखा होगा तो दाल में भैया फलियां लगती हैं, मोटे अनाज में नहीं, जौर में नहीं, तिल में नहीं। ठीक है, दाल में फलियां लगती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भैया का वाला ऑप्शन सही। ठीक है, एंड अब हमारा एक बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। पहला, ज्वर जो है और बाजरा और रागी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य मोटी फसल है। ठीक है, एंड बिल्कुल सही है। और रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक, भूसी मिलती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। बाजरा, बलुआ और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है, बिल्कुल सही। तो अब आपको बताना है इसमें हमारा तीनों में कौन सा सही है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा नहीं, दूसरा तीसरा नहीं, केवल दूसरा नहीं, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, तीनों सही है। इस टाइप के क्वेश्चंस नए पेपर में बना हुआ है तो ये तीनों सही है। जितने भी नए नए पेपर का टाइप है वो सब मैं आपको बता रहा हूं। अब की बार मिलान भी आएगा, मतलब मिलान जो है वो भी आएगा, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मिलान भी एक आएगा, कथन व कारण वाले दो आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपके जरूर ही आएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहां आपका सूची फर्स्ट एंड का सूची सेकंड से आप मिलान कीजिए। यहां सूची फर्स्ट है और यहां सूची सेकंड है। ठीक है, देखो रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। अब इसमें बताना चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा कौन सी फसल है? तरबूज, खरबूजा, खीरा, गेहूं, जौ, मटर, चना। तो गेहूं, जौ, मटर, चना ये कौन सी फसल है? रबी की फसल है। ठीक है, यानी कि ये जो है एक रबी की फसल है। ठीक है, और जो खरीफ वगैरह है ये हमारा चावल है। ठीक है, खरीफ जो है चावल। देखो पहला अगर पता है ए का तीसरा, तो इसमें देखो ये हमारे ऑप्शन है, तो ए का तीसरा वाला इसमें है, इसमें दूसरा है गलत है, इसमें पहला है गलत है। ठीक है, तो ए का तीसरा और बी का हमारा पहला, तो बी का हमारा पहला, ये ए वाला सही है, बी का पहला और इसका हमारा दूसरा हो जाएगा। जो जायद की फसल है वो तरबूज, खरबूजा, खीरा ये सब है। ठीक है, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एक क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल तैयार कर लेना। ठीक है, ये हमारा 31 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 32 नंबर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? आधारभूत का मतलब जो सबसे ज्यादा आवश्यक है, जो हर एक चीज में काम आता है, उसे कहते हैं आधारभूत। ठीक है, आधारभूत। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, ये और ये और ये। ठीक है, तो इसमें आपका ये जो आधार है ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। वैसे आपका आधारभूत खनिज कौन सा है? मैग्नीज है? नहीं। अर्बरक नहीं, लौह अयस्क है। लोहा हर एक चीज के लिए काम आता है, इसलिए लौह अयस्क जो है वो आधारभूत खनिज है। और ये सामाजिक विज्ञान का भैया जितना मैं आपको वायरल क्वेश्चन करा रहा हूं, आज आप लोग ये सारा वायरल प्रश्न पढ़ लेना। जब आप सामाजिक विज्ञान में पेपर देने जाओगे ना, तो ये आप देखोगे पेपर में, तो ये 100% छपेगा और कहोगे सर ने जो बताया था वही आया। मेहनत कर लो जितना कह रहा है। झारखंड में स्थित जो कोडरमा है, निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? एनसीईआरटी 2020-25 में आया हुआ है। बॉक्साइट का नहीं, अर्वरक का। किसका है? अर्वरक का जो है वो अग्रणी उत्पादक है भैया, झारखंड में स्थित कोडरमा। ये चीज बहुत वायरल है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का। आगे आ जाओ, 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? एनसीईआरटी 2023 का है। अगर आप चूना और पत्थर मिला दो, चूना और प्लस पत्थर, तो आपका बन जाएगा सीमेंट। क्या बन जाएगा? सीमेंट।
तो किसका प्रयोग करते हैं? सीमेंट का। एल्यूमिनियम नहीं, चीनी नहीं, मोटर गाड़ी नहीं, सीमेंट का प्रयोग करते हैं आपका चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में, अर्थात बी वाला यानी कि खा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाऊं। देखो मैं आप लोगों को कम टाइम में, बहुत सारे लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ाने में 2 घंटा ले लेंगे, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, हर सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मैं आपको कम टाइम में ज्यादा पढ़ा रहे हैं। कम टाइम में आप ज्यादा पढ़ के ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। बस मेहनत आपको करना है हमारे साथ, जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ो, पीडीएफ भी दे देंगे, नोट कर लेना। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में कौन प्रयोग करता है भैया? एल्यूमिनियम प्रगलन, कागज, सीमेंट या स्टील। यहां क्या आया था? इससे पहले आया था कि कच्चे माल के चूना पत्थर, यहां बॉक्साइट आया है। ठीक है, यहां हमारा बॉक्साइट है, तो एल्यूमिनियम प्रगलन जो है वो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल स्पेशल है, आपके बोर्ड पेपर के लिए बिल्कुल स्पेशल है भैया। ठीक है, बिल्कुल स्पेशल है। आगे आ जाओ, आगे 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? एनसीईआरटी 2021-24 में आया हुआ। देखो भारत में, अगर आप भारत में देखोगे तो ऐसे ऐसे होती हैं, क्या बताओ, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, ऐसे ऐसे होती हैं सड़कें। तो भारत में सड़क जो है, क्या सड़क वो क्या है? एक सबसे महत्वपूर्ण साधन है, सबसे अच्छा साधन है। इसमें जो व्यक्ति हैं काफी आसानी से अपना सफर कर सकते हैं। और ये आप लोग ऐसे भैया, ये है टिल्लू, ये है पिल्लू, ये है मिन्नू, ये है चिन्नू, ये है पिन्नू। ठीक है, सब लोग क्या कर रहे हैं? रोड पे भैया जा रहे हैं, टहलते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग देखो इसमें जो ऑप्शंस है वो पाइपलाइन नहीं है, रेल परिवहन नहीं, सड़क परिवहन सही है। क्या है भैया? गा वाला ऑप्शन, सड़क परिवहन जो है भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत को सड़कों का जाल कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना। एक हमारा 36 क्वेश्चन हो चुके हैं, 37 नंबर आ जाओ। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दो दूरस्थ स्थित स्थान जो है पूर्वी तट गलियारे से जुड़ा हुआ है? तो कौन जुड़ा हुआ है? मुंबई का तथा नहीं, सिलचर तथा पोरबंदर। क्या जुड़े हुए? सिलचर तथा पोरबंदर, और सारा गलत है, खा वाला ऑप्शन से सिलचर तथा पोरबंदर। ठीक है, ये हमारे 37 क्वेश्चन हो चुके हैं, और 37 में से यहां से कम 18 नंबर तो बोर्ड में आएगा। और अभी हम लोग और ज्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं, जितने भी हैं सारे करेंगे। अब यहाँ 37, देखो यहाँ आपका 37 है, यहाँ 38 हो गया था, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, जितना क्वेश्चन है उतना ज्यादा अच्छा ही है। तो देखो यहाँ आप देखो, यहाँ अभिकथन और कारण वाला है। ठीक है, इससे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं कि बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार काम करती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? एक होता है आपका केंद्रीय सरकार, मतलब जो सरकार होता है, जो प्रधानमंत्री होता है। एक राज्य सरकार जो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, अब एक अदर जो है वो प्रांतीय सरकार नहीं, संसद, वो होता है सामुदायिक सरकार। क्या होता है? सामुदायिक सरकार। ठीक है, सामुदायिक सरकार, गा वाला ऑप्शन सही है। अब एक हमारा 38 नंबर, फिर से कथन और कारण वाले आ गए भैया। कम से कम 3-4 मैं आपको करा दे रहा हूं, ताकि 2 तो आपका नंबर यहां से आ ही जाएगा कथन कारण का। नीचे 2 दिए गए हैं, जिसमें अभिकथन ए है और कारण आर है। दोनों आपको कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही का विकल्प का चयन करो। ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ है कि बेल्जियम यूरोप का एक बड़ा हिस्सा है। ठीक है, गलत है। ठीक है, एंड श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, बिल्कुल सही है। तो देखो यहां आपका बिल्कुल सही कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा बताओ? यहां आपका ए जो है और आर दोनों तो सही नहीं है, ए और आर दोनों सही नहीं है, ए वाला सही नहीं है, ए वाला गलत है और आर वाला सही है। ए वाला जो है ये आपका गलत है और ये वाला सही है। ठीक है, देखो इन सब टाइप के मैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं, अब आप लोग पढ़ाई कर लो सारा। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 2020, 23, 24, बहुत बार आया हुआ है। तो पंचायती का स्थापना कब हुआ था भैया? बहुत वायरल है। 39 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 1980 में नहीं, 1990 में नहीं, 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। अब हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची विषय नहीं है? संघीय सूची का विषय है, इसमें से बताना है कौन सा संघीय सूची का विषय है। रक्षा जो है एक संघीय सूची का विषय है, कृषि नहीं है, व्यापार नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो रक्षा जो है वो एक केंद्रीय सूची का विषय है। यहां से आपका 40 में 40 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, बिल्कुल 100% भैया छपेगा, बस आप लोग तैयार कर लो। अब हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, तो चलो हम लोग देखते हैं। तो अब हमारा 41 नंबर क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, सामाजिक विज्ञान पेपर में एकदम 100% छपेगा। देखो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से संघात्मक शासन का विशेषता नहीं है? 2023-2025 में आया हुआ है कि संघात्मक शासन का जो विशेषता है वो नहीं है। बताओ, शक्तियों का वितरण
नहीं, शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं है, शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं है, सर्वोच्च न्यायपालिका का आपका इसमें नहीं बताना था, तो वो शक्तियों का केंद्रीकरण। ठीक है, अब आता है 42 नंबर क्वेश्चन, और इसमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? एनसीईआरटी 2020 में बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, तो वो जो है वो कांसीराम जी है। कौन है? कांसीराम है, और सारा हमारा गलत है, यानी कि का वाला है। जो बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है वो कांसीराम जी हैं। ठीक है, कांसीराम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सारा क्वेश्चन बिल्कुल छापोगे ना पेपर में। अब देखो, आपको बस पढ़ाई कर लो, ठीक है, कुछ दिन और पढ़ लो, ज्यादा नहीं, कुछ दिन और आप दिन रात देखो, एक टाइम टेबल समझ लो कि सुबह आप भैया कितने बजे आपको 5 बजे उठना है, 5 बजे। अब आपको स्कूल नहीं जाना है, ठीक है, 5 से आपको कितना, कम से कम 9 बजे तक पढ़ना है। फिर आप उठना है, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, थोड़ा पानी वगैरह पीना है, खाना वगैरह खाना है, फिर आपको 11 बजे से कम 3 बजे तक पढ़ना है। ठीक है, फिर 3 बजे उठो, फिर 5 बजे से कम 10 बजे तक पढ़ना है। अगर ये टाइम टेबल आप फॉलो कर लेते हो, यहाँ आपका एक नाम लिख कर आएगा टॉपर, क्योंकि यहाँ से अगर हम 5 से 9 4 घंटा यहाँ हो जाएगा, अगर हम 11 से 3 देखें तो 4 घंटा यहाँ हो जाएगा, और यहाँ अगर हम देखें 5 और 5 4 9 1 10, यानी कि आपका 5 घंटा यहाँ है, यानी कि 4 4 8 8 5 13 यानी कि 12 घंटा आप कर लो, बहुत है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इतना आप पढ़ लो, अब ज्यादा टाइम ही नहीं बचा हुआ है। 43 नंबर, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? देखो, लोकतंत्र का प्रमुख गुण देश की भावना या फिर हमारा राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, प्रगतिशीलता, सरकार, सभी है भैया, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो ये सभी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी चीजें भाई जरूरी है। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे 44 नंबर, सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित करते हैं? 2022 23 24 25 बहुत बार आया, मैंने बताया था सामाजिक विज्ञान के ट्रिक में, अगर सभी वाला आए तो वो अक्सर 95% सही ही होता है। जैसे यहां आया उपयुक्त सभी, यहां, ठीक है, तो ये सही है। अब यहां भी आपका देखो, मैंने सामाजिक विज्ञान में बताया था, प्रति व्यक्ति आय भी है, औसत साक्षरता स्तर भी देखा जाता है, ये भी देखा जाता है, ये सब हटा के आप उपयुक्त सभी कर दो, इनमें से सभी। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन हो चुका है भैया। 45 नंबर देखो, विश्व में मानव विकास सूचांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतम स्तर पर था? निम्नतम स्तर मतलब, निम्नतम का मतलब होता है सबसे कम स्तर पे कौन था? बांग्लादेश नहीं, श्रीलंका था। कौन था? श्रीलंका। श्रीलंका जो है भैया थोड़ा सा जो नीचे आप देखे होंगे, मतलब वो श्रीलंका का भाग है, और वे हमारा सबसे नीचे था। ठीक है, आप लोगों ने मानचित्र वगैरह पढ़ा ही होगा, बिल्कुल। ठीक है, आगे आ जाओ भैया। 46 नंबर, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन निम्नलिखित में से सम्मिलित है। प्राकृतिक का मतलब देखो, एक तो वस्तु का प्राकृतिक, और प्राकृतिक देखो अभी मैं आपको ट्रिक से समझा रहा हूं। प्रा मतलब प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक, तो आपका प्राथमिक ही सही हो जाएगा। प्राकृतिक में प्राथमिक ही आता, द्वितीयक तृतीयक नहीं आता। ठीक है, अगर हम प्राकृतिक की बात करें तो का वाला ही सही होगा। समझ में आ गया? आगे आ जाओ। 47 नंबर क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? जो करेंसी नोट है, जो आप नोट लेकर जाते हो ना, खाते पीते हो पिज्जा वगैरह, वो कौन जारी करता है? जल्दी बताओ। तो आपका करेंसी नोट कौन जारी करता है? 500 रुपए का नोट है, कौन जारी किया? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ना तो वित्त मंत्रालय, ना भारतीय स्टेट बैंक, ना भारत सरकार, वो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 48 नंबर देखो भैया, भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई? 2025 में आया हुआ है। तो 1991 में, या 1989 में, या 1995 या 1960 में? तो 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995। और 49 नंबर, बस 50 क्वेश्चंस देखेंगे आज। ठीक है, और इसके आगे हम अभी बताएंगे। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ असंतोष के कारण हुआ, CYQ में है। तो उपभोक्ताओं के लिए, दुकानदारों के लिए नहीं, बिचलाओं को और नहीं। तो हम लोग एक क्वेश्चन भैया जो है 37 वाला 2 बार आ गया था, इसलिए हम लोग जो है वो 49 क्वेश्चन करे हैं, मतलब 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोगों ने किया। 50 प्रश्न जो बिल्कुल वायरल है भैया, सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल वायरल प्रश्न है, बिल्कुल वायरल है। 100 नहीं, 1000% छपेगा भाई। ठीक है, इतना तैयार करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो बिल्कुल पक्का है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को जो लघु उत्तरीय, ध्यान से देखो, लघु उत्तरीय, ठीक है, और भैया दीर्घ उत्तरीय, देखो ध्यान से समझ लो, दीर्घ उत्तरीय
प्लस आप लोगों का मानचित्र वाला प्रश्न। ये इस वीडियो पे आप लोग कम से कम 2000 लाइक कर दोगे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है भाई, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। लोगों को भैया बहुविकल्पीय प्रश्न जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो आप लोगों को 20 में 20 अंक आप लोगों ने बिल्कुल पक्का कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को 50 ऐसे टॉप ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं जो आप लोगों का 20 फरवरी पेपर में 100% आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न है भैया, जितने भी लघु उत्तरीय और साथ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और मैप वाले प्रश्न भी देखेंगे। मतलब अब आपका पूरा जो है 70 में 70 नंबर आप लोग पक्का करके आओगे सोशल साइंस में 20 फरवरी पेपर में। बहुत ध्यान से देखना, ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है और बहुत ज्यादा आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताता हूं, फिर दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। और ये भी बताएंगे कि एक क्वेश्चन आपको कितने प्रकार से कितने नाम से पूछ सकता है, क्योंकि ये कोई नहीं बताता, हम आपको बताएंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति जो है किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बहुत अच्छे से समझाना है। 4 नंबर अगर आपने कंप्लीट कर लिया भैया 20 फरवरी के लिए वायरल प्रश्न है। फिर दूसरा क्वेश्चन लघु उत्तरीय, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार का वर्णन करो। 4 नंबर का बहुत वायरल क्वेश्चन है। या फिर ये क्वेश्चन या करके दूसरे प्रकार से पूछ सकता है, नेपोलियन कौन था और उसके जो है सुधार क्या थे और उनके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये भी 4 नंबर का आपका है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न ये 20 फरवरी पेपर के लिए बिल्कुल वायरल है भैया। ये सामाजिक विज्ञान का जितना लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहे हैं 4 नंबर लिख लो कि पक्का है, जितना बता रहे उतना समझ लो। देखो, जर्मन की एकीकरण प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाओ भैया। जर्मनी और इटली ये दोनों एकीकरण आपका आता है, इटली और जर्मनी भैया लो 6 और 4 नंबर में आता है। चौथा नंबर प्रश्न है, भारत में लोगों द्वारा जो है रॉलेट एक्ट का किस प्रकार से विरोध किया गया, उदाहरण से समझाओ। रॉलेट एक्ट क्या है? एक कानून था बच्चों, एक कानून था जिसमें भैया भारतीयों पर बिना किसी मुकदमा को चलाए बिना 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। तो ये एक बेकार कानून था भारतीय लोगों के लिए, इसलिए इसका विरोध बहुत ज्यादा जरूरी था। बहुत वायरल है, 4 नंबर का आने वाला 20 फरवरी को, ठीक है। अब आगे आते हैं 5वां नंबर प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करो। देखो, विश्व युद्ध जो विश्व युद्ध हुआ था, बना बनाकर भी सामाजिक विज्ञान में लिख सकते हो बच्चा। विश्व युद्ध में लड़ाई झगड़ा यही सब हुआ होगा, तो बना बनाकर भी लिख सकते हो। तो ये बहुत वायरल है 4 नंबर के लिए। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20 फरवरी के लिए बहुत वायरल है। 6वां नंबर प्रश्न, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? किन्हीं 3 आपको गांधी के सत्याग्रह का वर्णन करो, गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का वर्णन करो। सत्याग्रह का मतलब जानते हो, 4 नंबर का बहुत वायरल है। सत्य का मतलब होता है सत्य, इसका और प्लस आग्रह, इनका सत्य विच्छेद करो, सत्य विच्छेद। सत्य की तरफ आग्रह होना, सत्य बोलना और सत्य के सहारे पे आप विजय प्राप्त कर सकते हो, ये कहा था गांधी जी ने। तो बिल्कुल तैयार कर लेना, पूरा लघु दीर्घ दोनों हम लोग समझेंगे। 7वां नंबर प्रश्न देखो, 1992 मंडी का भारत पर पड़ने वाले प्रभाव का। महामंडी मतलब होता है बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो जाना, तभी तो मंडी लगता है। बहुत सारे अनाज, बहुत सारे सब्जियां, बहुत सारे फल, सब कुछ इकट्ठा हो गए थे। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंडी के प्रभाव का वर्णन करो। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय स्वतंत्र मंडी के 3 प्रभाव का वर्णन करो। ऐसे करके ये देखो, ऐसे भी पूछ सकता है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंडी का वर्णन करो। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन इन टाइप से आ सकता है। 8वां नंबर प्रश्न है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है? या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो, मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन 2 से 3 4 प्रकार से आ सकता है। ये आपको कोई पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। या फिर ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसका उद्देश्य बताइए। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, ब्रिटेन वुड्स समझौता का कारण तथा उद्देश्य और ब्रिटेन वुड्स किसे कहते हैं, ये ऐसे पूछ सकता है। अब 9 नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? भैया जब विश्व युद्ध हुआ तो बहुत सारी चीजों की कमी होगी ना युद्ध में, तो भैया उत्पादन बढ़ाना ही पड़ेगा। 10वां नंबर बहुत वायरल, मुद्रा संस्कृति से भारत में राष्ट्रवाद में क्या मदद मिली? तो ये 10 क्वेश्चंस हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न है और गारंटी है भैया, ये सारे क्वेश्चन तैयार करने के बाद लघु दीर्घ आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न बहुत वायरल है, भूमि के ह्रास या निम्नीकरण मतलब भूमि का ह्रास होना अर्थात उपजाऊ शक्ति कम होना का क्या अर्थ है, या भूमि ह्रास के उत्तरदायी कारण भी बताओ, ये लिख सकते हो। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई 2 मानवीय क्रियाएं जो भूमि निम्नीकरण के लिए आपका उत्तरदायी हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या फिर भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के उपाय लिखो। या फिर ऐसे आ सकता है कि आपका भू निम्नीकरण क्या अभिप्राय है, इसके लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख करो। तो ये क्वेश्चन बहुत वायरल है 4 नंबर के लिए। जितने भी वायरल प्रश्न हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ा ही दूंगा, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र जो पहाड़ वाले क्षेत्र होते हैं वहां हम मृदा अपरदन, जो मृदा अपरदन मतलब होता है मृदा का कटाव, मृदा का कम होना, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? या फिर आपका 13 नंबर है, वनों की हानि से क्या अभिप्राय है? जब वन जो होता है उसकी
हानि से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। एंड वनों की हानि से उत्पन्न किन्हीं तीन का आपको प्रभाव का उल्लेख करना है। ये सब वायरल प्रश्न है भैया, और ये 4 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 20 फरवरी में छपेगा, ठीक है। आगे आ जाओ, 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है जल दुर्लभता से क्या है, इसके मुख्य कारण बताओ। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है भाई जल दुर्लभता क्या है, इनके 3 मुख्य कारण का आपको पता लगाओ, या फिर जल दुर्लभता क्या है 1-2 नंबर में आ सकता है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है भारतीय कृषि के कोई 3 विशेषता का उल्लेख करो। भारतीय कृषि, जो भारत की कृषि है, 3 विशेषता, बहुत आसान है भाई। खेती में आप लोग क्या क्या, अच्छे बीज का होना, ठीक है, अच्छे सिंचाई का होना, खेतों की उपजाऊ शक्ति अच्छा होना, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो बहुत सारा चीज, ठीक है। आप 16 नंबर क्वेश्चन देखो कि चावल या धान की खेती के लिए उपभौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, या फिर आपको ये क्वेश्चन चावल की उपज के लिए कोई 3 आवश्यक भौगोलिक का वर्णन करो, या फिर यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है चावल के उत्पादन भौगोलिक दशाओं का वर्णन करो, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। बहुत वायरल है 4 नंबर का ये क्वेश्चन, बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है। आगे आ जाओ, 17 नंबर प्रश्न है हमें खनिज के संरक्षण के लिए क्यों आवश्यकता है, या फिर यह क्वेश्चन इस 3 टाइप से और पूछ सकता है कि खनिज संरक्षण आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या खनिज संरक्षण की विवेचना कीजिए। 4 नंबर का ये वायरल प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न, ठीक है, बिल्कुल तैयार कर लो। 18 नंबर देखो, सड़क परिवहन के 3 आपको लाभ बताना है, सड़क परिवहन के 3 लाभ बताओ या गुण बताओ, या सड़क परिवहन से अपेक्षित लाभों का वर्णन करो। ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। 20 फरवरी को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, एकदम 100% तैयार करके बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना, ठीक है। फिर आ जाओ, 19 नंबर प्रश्न है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दीजिए, ठीक है। एक बार ये सारे प्रश्न आप एक बार देख लेना, टाइम बहुत कम है इसलिए एक बार देख लेना। और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में आत्मा इस प्रकार का कथन, ये इस प्रकार से पूछ सकता है, बिल्कुल नोट कर लो। और अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूं। 30 नंबर प्रश्न है संघवाद क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो, या फिर ये क्वेश्चन देख लो कितनी प्रकार से आ सकता है। कभी भी आप ये मत सोचना कि एक क्वेश्चन एक ही प्रकार से, संघवाद का अर्थ लिखो, ये सब 4 नंबर वाले प्रश्न है। संघवाद की इनकी प्रमुख विशेषता लिखो, या फिर ये संघवाद का कोई 4 आपको विशेषता, ऐसे करके आपका ये प्रश्न कई प्रकार से आ सकता है, देख लो। अब देखो 21 नंबर प्रश्न बहुत वायरल भैया, 4 नंबर का 20 फरवरी में छपने वाला, मैंने कई बार पढ़ा भी रखा है कि 1992 संविधान संशोधन से पहले तथा बाद में आपको 2 अंतर बताना है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है विकेंद्रीकरण। अब देखो ये दोनों सेम है, अलग टाइप लग रहा है ना क्वेश्चन, लेकिन विकेंद्रीकरण क्या है और जिनके भारतीय संविधान पर व्यवस्था, देखो यही क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, भारत में राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण की बुनियादी। तो देखो एक ही क्वेश्चन कई प्रकार से आ सकता है भाई, डिसमिस मत होना बोर्ड एग्जाम में 20 फरवरी वाले, ठीक है। अब देखो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर की गतिविधियां, ये ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका है, प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न है। अब देखो ये सब आप देख लो, बिल्कुल वायरल है विकेंद्रीकरण। अब देखो 22 नंबर प्रश्न, लोकतंत्र शासन किन्हीं अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। जो लोकतंत्र शासन है वो किसी अन्य व्यवस्था से आपका बेहतर है, उसका आपको वर्णन करना। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हो और शासन के अन्य 2 आपको व्यवस्था बेहतर है, वो चीज बताना है क्यों। अब देखो 23 नंबर है धार्यता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, या फिर विकास की धार्यता से आप क्या समझते हो। देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विकास की धार्यता से आप क्या समझते हो। तो क्वेश्चन कई प्रकार से आते हैं, एक ही क्वेश्चन भैया कम से कम 3-4 प्रकार से आते हैं, 3 से 4 प्रकार के, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न देखो कि आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है, प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक करके भी आ सकता है। आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रकारों का वर्णन करो, या आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हो, आर्थिक क्रियाओं की गतिविधियों का वर्णन करो। तो 3 आर्थिक क्रियाएं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, तीनों तैयार कर लेना और उनके एग्जाम्पल भी तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो 25 नंबर है कि आपका मागारा यानी कि 2025 मेगा रेमा 2005 के उद्देश्य का वर्णन करो। या फिर देखो ये क्वेश्चन दूसरे प्रकार से, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का एक संक्षिप्त वर्णन करो। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, देखो एक ही क्वेश्चन है, कितने प्रकार से आया है। 26 नंबर प्रश्न, सब लघु उत्तरीय है, 4-4 नंबर वाले प्रश्न, एक बार जरूर देख लेना। विकास में ऋण की क्या भूमिका है, जब आप विकास करना चाहते हो, कोई व्यापार करना चाहते हो, तो इसमें कर्ज या फिर जिसे कहते हैं ऋण की क्या भूमिका है, तो बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। एक साथ इतना पैसा किसी के पास नहीं होता, विकास प्रक्रिया में ऋण की भूमिका। या अब 27 नंबर प्रश्न को भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 आपको उपाय समझाइए। या फिर इसी क्वेश्चन को देखो, विदेशी व्यापार के अनुकूल बनाने वाले 3 आपको सुझाव बताना है। या फिर भारतीय सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर आकर्षित करने वाले आपके 2 उपाय लिखो। तो इस 26 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न देखो, ठीक है, 27 हो चुका है, 26 से 27, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न देखो, यहां
वैश्वीकरण से क्या समझते हैं और आपको अपने शब्दों में स्पष्ट करो, या वैश्वीकरण क्या है, इनका एक लाभ बताओ, या वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, वैश्वीकरण क्या है। ये हो गया हमारा 28 नंबर प्रश्न। अब 29 नंबर प्रश्न देखो, बहुत वायरल है भैया। भारत में उपभोक्ता आंदोलन शुरुआत किन कारणों से हुई और उनके विकास के बारे में पता लगाइए। या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने वाले उत्तरदायी कारण बताओ। भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए। अब लास्ट यानी कि 30 नंबर, बस। तो अब आपका ये 29, केवल पूरे बुक में से मैंने केवल और केवल 29 लघु उत्तरीय लिया है, केवल 29 लघु उत्तरीय, और ये 29 में से 4 आएगा, 8 में से कोई 4 करना होगा, मतलब आपका 4 आएगा, 16 नंबर मिल जाएगा। केवल 29 आपको तैयार करना है, और 29 में से 8 प्रश्न आएगा और 8 में से 4 ही करना होगा, क्योंकि सब में अथवा लगा होगा। तो ये लघु उत्तरीय बिल्कुल कंप्लीट कर लेना, बोर्ड हॉल में जाने से पहले पूरा तैयार कर लेना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 6 क्वेश्चन यानी कि आपको 24 नंबर देखा जाएगा। ठीक है, आप देखो सारा नोट कर लेना। ठीक है, 30 नंबर यानी कि 29 तक हमारा लघु था। अब हमारा दीर्घ स्टार्ट हो रहा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बिल्कुल वायरल। देखो, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण बताओ। जो फ्रांस की क्रांति का कारण, भैया कारण आपको बताना है, और बिल्कुल वायरल प्रश्न है आपका 6 नंबर के लिए। बिल्कुल वायरल प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का कारण, या फिर फ्रांस की क्रांति कब हुई उनका मुख्य कारण बताओ। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे पूछ सकता है फ्रांस की क्रांति के 4 कारण बताओ, या फिर फ्रांस की क्रांति के कोई 4 और किन्हीं का 4 कारणों का उल्लेख करो। एक क्वेश्चन आपका 4 टाइप से आ सकता है, देख लो। ठीक है, अब आप लोग बिल्कुल तैयार करो। अगला आ जाओ, यहां 31 नंबर, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालो, या इटली के एकीकरण प्रक्रिया को समझाओ, या फिर इटली के एकीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं का नाम लिख दो, या फिर इटली का एकीकरण। देखो बहुत वायरल है इटली का एकीकरण, देखो बहुत वायरल है। आगे आ जाते हैं हम लोग, ये देखो अगला 32 नंबर प्रश्न कि गांधी जी की जो नमक यात्रा का वर्णन करो। ठीक है, गांधी जी का जो नमक यात्रा है, नमक यात्रा, इसका वर्णन करना है, नमक यात्रा का। ये फिर ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया उसका संक्षिप्त में पता लगाओ, या फिर ऐसे। और ये सब आप माइंड में रख लेना, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। अब देखो यहां ये सब नमक वाला ही है, ठीक है, अथमा करके। अब आ जाओ आगे, 33 नंबर क्वेश्चन, शवनीय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। शवनीय अवज्ञा आंदोलन की सीमा जो है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, बहुत वाइड। या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, शवनीय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर संक्षिप्त निबंध लिखिए, या फिर शवनीय अवज्ञा आंदोलन क्या सीमाएं थी उनके 2 आपको कारण बताना है, उल्लेख करना है। अब आगे आ जाओ, ये वाला प्रश्न 34 नंबर कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह आंदोलन हुआ था ना, सत्याग्रह पर जो, अब या फिर ये क्वेश्चंस इतने टाइप से भी आ सकता है, देख लो और करके। ठीक है, आप लोग नोट कर लेना। चलो आगे आ जाओ, ये सब क्वेश्चंस आपके इस टाइप से भी आ सकता है। ठीक है, अब 35 नंबर प्रश्न है भैया, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 प्रवाहों का वर्णन करो। ठीक है, करें, और 3 प्रकार की गतिविधियों के भारत और भारतीय समाज से संबंधित कोई एक उदाहरण के बारे में आप संक्षेप में पता लगाओ। या फिर यह क्वेश्चन आ सकता है 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र जो बताए गए 3 प्रवाहों का उल्लेख करो, या फिर ऐसे भी आ सकता है, बिल्कुल तैयार कर लेना। ठीक है, अब आ जाओ भैया 36 नंबर प्रश्न, बहुत वायरल है, आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करो। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, महामंदी का क्या आशय है और इसके 2 कारण का उल्लेख करो, या फिर महामंदी का क्या आशय है, इनके प्रमुख कारण व लाभ या प्रभाव का उल्लेख करो। तो ये भी बहुत वायरल है, महामंदी तो 6 नंबर में पक्का है, पक्का है भैया। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से तैयार कर लो। आगे आ जाते हैं भैया 37 नंबर प्रश्न, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, प्रमुख मृदा अपरदन के आपको कारण बताना है। या मृदा अपरदन से क्या समझते हो आप, मृदा अपरदन किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करो, या ऐसे आप लिख सकते हो नीचे वाले प्रश्न, ऐसे भी आ सकता है। मैं आपको अभी पीडीएफ दे दूंगा भैया, पीडीएफ दे देंगे, आप लोग तैयार कर लेना। 38 नंबर प्रश्न है, भू संसाधन का क्या अर्थ है लिखिए, और एक संसाधन जो है भूमि उपयोग किन उद्देश्य के आपका व्याख्या कीजिए। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे से था, भू संसाधन से क्या तात्पर्य, भारत के भू उपयोग में आवश्यकता जो है परिवर्तनों का 4 उपाय लिखिए। या फिर ऐसे भी आ सकता है, देख लो पूरा नोट कर लो। आगे आ जाओ 40 नंबर प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ या हानि का वर्णन करो, या फिर कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आप सरकार द्वारा किए गए उपाय का वर्णन करो। 40 नंबर प्रश्न है, जो कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, वृद्धि बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जो उपाय किए गए हैं उसका आपको वर्णन करना है। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए सुधार का आपको वर्णन करना है। ये 40 में 40 प्रश्न भैया, इसमें लघु और दीर्घ दोनों हैं, लघु और प्लस दीर्घ दोनों
दोनों है 20 फरवरी के लिए। बिल्कुल तैयार कर लेना भैया, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब आप लोग ये सारा तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। देखो 41 नंबर प्रश्न है, भारत की मुख्य फसलों का वर्णन करो। जो भारत में मुख्य फसल है, गेहूं है, गन्ना है एंड धान है, बाजरा है, जो जो है भैया आप यहां वर्णन कर दो। या फिर अथवा करके पूछ सकता है, भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसल का वर्णन करो। या फिर या करके गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो। देखो मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि क्वेश्चन कितने प्रकार से आ सकते हैं। आज तक कोई पूरे यूट्यूब पे नहीं बताया होगा, इतने प्रकार से आ सकते हैं। मैंने 4 से 5 प्रकार हर एक का बता रहा हूं ताकि आपको भैया क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना कि उन्होंने पढ़ लिया कि भारत की मुख्य फसल, अब आ गया गेहूं तो कहेंगे सर जी ये तो मैंने पढ़ा नहीं, सब एक ही है भैया, छाप देना। ठीक है, अब आगे आ जाओ 42 नंबर क्वेश्चन कि ऊर्जा जो है कि गैर परंपरागत स्रोत का विस्तार में वर्णन करो। या फिर ऊर्जा के गैर परंपरागत विस्तार का वर्णन करो। या फिर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। ऐसे करके ऊर्जा के गैर परंपरागत से रिलेटेड चाहे जो है, गैर परंपरागत से आप एक ही यही तैयार कर लेना और पूरा छाप देना। ठीक है, गैर परंपरागत स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, अब 43 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा वायरल है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं। 43 नंबर बहुत वायरल है। या फिर आपका 44 नंबर प्रश्न है, देखो 44, भारत का संघात्मक स्वरूप अन्य संघों से किस प्रकार भिन्न है। या फिर यह क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संघात्मक शासन केंद्रीकरण संघवाद का जो है नूतना इस प्रकार से कथन और तर्क बताइए। यही क्वेश्चंस आपको और करके ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो या फिर आप लोग यहां देखो, या फिर आपका ये सारा उसी का है भैया, भारतीय संविधान के संघात्मक विशेषताओं का उल्लेख करो। ठीक है, ये सब उन्हीं पे है तो आप लोग अथवा करके। अब देखो 45 नंबर प्रश्न है कि बताइए कि भारत में किस प्रकार अभी भी जातिगत असामान्यताएं हैं, या भारत में किस तरह से अभी भी जातिगत असामान्यताएं हैं, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है। 45 नंबर प्रश्न है, बिल्कुल वायरल। ठीक है, आ जाओ 46 नंबर प्रश्न देखते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन करो। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे कह सकता है कि राजनीतिक दलों में से आप क्या समझते हो, लोकतंत्र राजनीतिक दलों का वर्णन करो। या फिर ऐसे आ सकता है। ये 20 फरवरी के लिए बहुत वायरल है भैया, अब आपको तैयार कर लेना। बिल्कुल वायरल प्रश्न है, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में जितने बच्चे को दिक्कत हो रहा है आज ही पढ़ लो पूरा। ठीक है, ये सब उसी का है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना। अब देखो 47 नंबर प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आपको आवश्यकता दशाओं का वर्णन करना। या फिर भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक किन्हीं 3 दशाओं का उल्लेख करो। ठीक है, ये देख लो बहुत वायरल प्रश्न है भैया। ये हमारा 47 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 47 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन आता है। 48 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार बता रखा है वायरल पेपर में। या फिर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले 4 लाभ का वर्णन करो। या लोकतंत्र जो है 3 लाभ का वर्णन करो, ये लिख सकते हो। 49 नंबर राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हो, अंतर और विवेचना लिखिए। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद लिखिए और आपको कौन सा बेहतर है ये बताना है। ठीक है, अब 50 नंबर क्वेश्चन बहुत वायरल है, मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या से किस प्रकार सुलझते हैं। या फिर मुद्रा जो है वस्तु विभाजन की समस्या किस प्रकार समझाई गई उदाहरण के साथ। अब देखो 51 नंबर, प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कर दिया। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र अलग अलग भी आ सकता है। ये 51 प्रश्न हो चुका है, इसमें आपका लघु और दीर्घ दोनों है भैया। 20 फरवरी वाला बिल्कुल वायरल है। आगे आ जाते हैं। या फिर ये ऐसा आ सकता है, प्राथमिक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। मैंने बताया ना प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक से रिलेटेड आपका किसी भी प्रकार से आ सकता है। ये सब स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना बाद में ये मत कहना सर जी आप इस टाइप से नहीं बताए। भारत में विदेशी व्यापार के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करो। या फिर ऐसे भी आ सकता है, भारत के विदेशी व्यापार के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करो। ऐसे भी आ सकता है, भारत की विदेशी व्यापार की प्रवृत्तियों का उल्लेख करो। प्रवृत्ति मतलब होता है विशेषता ही। अब 53 और लास्ट है, कुछ ऐसे कारकों का चर्चा कीजिए जिसमें, अभी एक और है ठीक है, जिसमें से वे कौन से विभिन्न कारक हैं जिनमें द्वारा बाजार के उपभोक्ता, अब लास्ट में आता है भैया ये सब आपका और करके आ सकता है, उपभोक्ता जागरूकता के आवश्यकता। ठीक है, बहुत वायरल है। तो ये हमारे हो गए भैया 53 प्रश्न, और इसमें मैंने आपको लघु और दीर्घ दोनों बता दिया है। अब मैप वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास दूंगा। इसमें मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो बताए हैं, प्लस लघु उत्तरीय प्रश्न बताए हैं, प्लस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताए हैं। मतलब आप लोग अब 85 या 95% ला सकते हो। मानचित्र वाला एक क्लास देखने के बाद 95% ला सकते हो। ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, कम से कम 2000 लाइक तक पहुंचाओ भैया, लाइक 2000 तक, और शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे सब्सक्राइब भी करना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट पे चाहिए वो भी आप लोग कमेंट कर देना। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।